দেখো রেকর্ডিং এর মেসেজ গেছে, স্ক্রিন শেয়ার আছে। হ্যাঁ ম্যাম। ঠিক আছে। हाँ एडमिशन का दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है वो बाकी थे। देखो बोल रहे हैं the following was the balance sheet of AB and C who were equal partners on Jan 1 2022 मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:1। बीपी है, क्रेडिटर है, कैपिटल है, तीनों का कैश, डेटर, स्टॉक, फर्नीचर, बिल्डिंग, bills receivable. They agree to take D into partnership and give him 1/4 share in the profit on the following terms. So बोल रहा है डी शुड ब्रिंग इन 6,000 फॉर गुडविल एंड 10,000 एज कैपिटल। तो गुडविल के लिए क्या ला रहा है? कैश। 1/2 ऑफ द गुडविल शैल बी विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। तो 1/2 मतलब 3,000। ठीक है। स्टॉक एंड फर्नीचर डिप्रिशिएट होगा, लाइबिलिटी 1300 बी क्रेडिटेड अगेंस्ट बिल डिस्काउंटेड। इसका मतलब सॉरी क्रिएटेड अगेंस्ट बिल डिस्काउंट, क्रेडिटेड बोल देंगे। ম্যাম ওই বিলসটা আর কি পেয়েবেলটা আর কি আমার ডিসঅনার হয়ে গেছে এরকম কিছু। तो बिल्स पेबल था कि बीआर था पहले वो तो देखो, दोनों ही था। ठीक है। तो a liability of 1300 be created against bill discounted। मतलब बिल डिस्काउंटेड कैसे कर सकता है फिर? जो बिल ड्रॉ करेगा वही तो बैंक में ले जाके बिल को क्या कर सकता है? डिस्काउंट कर सकता है। अब ये लाइबिलिटी क्यों बोल रहा है इतना? अब मान लो मैंने तुम लोगों से कुछ परचेस किया, तुम लोगों ने मुझे बोला कि अगर ज्यादा डिले करोगे तो फिर बिल्स ड्रॉ कर देंगे। मैंने बोला ठीक है ठीक है। तो फिर उसके बाद तुम लोग मेरे ऊपर बिल ड्रॉ किए, तुम लोग के पास बीआर है, मेरे पास क्या है? बीपी है। अब तुम लोग को हम बोले थे 1 महीना बाद पैसा देंगे। इन द मीन टाइम तुम लोग को पैसे का जरूरत है तो तुम लोग किसके पास जा सकते हो? कोई थर्ड पार्टी या बैंक के पास जा सकते हो। बैंक को जाके वो बिल दिखाओगे तो बैंक उतना अमाउंट दे देगा? नहीं, पूरा नहीं देगा। बैंक तो चैरिटी नहीं करता है ना, बैंक क्या करेगा? कुछ डिस्काउंट काट लेगा। ठीक है। अब अगर जब 1 मंथ बाद, उस बिल का टाइम क्या था, 1 मंथ बाद पैसा मिलने चाहिए था तुम लोगों को, तुम लोग बोलोगे कि मुझे मत दो, किसको दे दो? बैंक को। और मैंने वो पैसा नहीं दिया तो फिर बैंक वाला किससे मांगेगा? तुम लोगों से मांगेगा। तुम लोग तो गए थे बैंक के पास। এত বিলস রিসিভাল পড়ালো সবাই হাঁ করে দেখছে, অন্তত যারা বিলস রিসিভাল পড়েছে। না, আমারই হাঁ করে দেখো। হ্যাঁ হ্যাঁ। তা ব্যাংক তো তোমাকে ওটা সাহায্য করেছে, ব্যাংক বলেছে ঠিক আছে আমি যদি তোমাদের পয়সাটা না দিই তুমি ব্যাড ডেট রেকর্ড করতে, কিন্তু এখন তো আমি তোমার এমনি ডেটার নয়, তোমরা আমাকে কি বানিয়ে দিয়েছো? বিলস রিসিভেবল। আবার সেটা ব্যাংকে রেখে এসছো, তো ব্যাংক তোমাদেরকে এমনি ছেড়ে देवे? तो बैंक क्या करेगा? बैंक बोलेगा तुम लोग समझो, तुम लोग के टीचर समझे, मुझे मेरा पैसा दे दो। तो ऐसा होने पे तुम लोग का लाइबिलिटी हो सकता है ना, तो तुम लोग उसके लिए प्रोविजन बना रहे हो। ये प्रोविजन फॉर एक टाइप बैड डेप्ट ही है, लेकिन इसका नाम तो वो नहीं होगा ना। हाँ, ये प्रोविजन फॉर क्या है? बिल्स डिस्काउंटेड। तो डिस्काउंटेड बिल का तो रिस्क होता है, बिल डिस्काउंट करवा दिया तो बैंक से पैसा लेके आ गए, अपना काम में लगा रहे हो पैसा। अब देने वाला यानी कि हम अगर डिनाई कर देते हैं, अगर सिर्फ डेटर होता तो बैड डेप्ट बोल के रिकॉर्ड कर लेते। ये क्या हो जाएगा? बैंक को पैसा देना पड़ेगा। The building be valued at 40,000. The values of liability and asset other than cash are not to be altered. इससे क्या पता चलता है? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। देखो ये हम लोगों ने
इलास्ट्रेशन 2 में किया था कि अगर लाइबिलिटीज या एसेट का वैल्यू चेंज नहीं करना चाह रहा है पार्टनरशिप फर्म, तो फिर उसमें हमें क्या बनाना पड़ता है, मेमो रिवैल्यूएशन। मेमो रिवैल्यूएशन कैसे बनता है, 2 स्टेप में बनता है, सब लिखवाया हुआ है, फिर भी हम बोल रहे हैं। पहला स्टेप में क्या होता है, नॉर्मल रिवैल्यूएशन। ফার্স্টে যেমন করতে হয় তারপরে করব আর हाँ, তারপরে दूसरे में रिवर्स करना है। पहले में प्रॉफिट या लॉस जो आएगा ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। सेकेंड टाइम प्रॉफिट जो मतलब पहला प्रॉफिट आया तो दूसरा लॉस आएगा, पहला लॉस आया तो दूसरा प्रॉफिट आएगा, फिर सभी पार्टनर इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। ठीक है। गिव द नेसेसरी एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट, प्रिपेयर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज न्यूली कंस्टिट्यूटेड। ठीक है, तो क्या क्या करना पड़ेगा, एक तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, और एक बैलेंस शीट बनाएंगे, और जर्नल एंट्री करनी होगा। जर्नल एंट्री ना एंड में करेंगे, ठीक है। पहले ये रिवैल्यूएशन अकाउंट और ये 2 लेजर जो है वो पहले बना लेते हैं, जर्नल को लास्ट में करेंगे, नहीं तो फिर जगह वगैरह रखना पड़ेगा, नहीं समझ पड़ेगा कितना जगह रखें। बैलेंस शीट, और जर्नल एंट्री। सबसे पहले बोला है यहाँ पर डी शुड ब्रिंग इन 6,000 फॉर गुडविल एंड 10,000 एज कैपिटल। ठीक है, एंट्री कर लेते, जगह तो पता चल गया ना कितना लगेगा, इतने में बैलेंस शीट बन जाएगा। अब बोलो क्या लिखेंगे, कैश और कैपिटल भी लिखेंगे। अच्छा, कैश लिखे कि, हाँ कैश लिखना चाहिए क्योंकि इनका कैश वाला लेजर है। ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और टू डीज कैपिटल। सिर्फ कैपिटल तब लिखेंगे ना जब हम लोग को एक जन होता है। तो फिर कंपनी में सबका नाम क्यों नहीं लिखा, कंपनी तो एक जन का नहीं होता। कंपनी में जब पैसे का एंट्री होता है तो टू शेयर कैपिटल लिखते हैं। ऐसा क्यों, वहां तो बहुत सारा लोग होते हैं না, পয়সা তো দিচ্ছে, এন্ট্রি তো ওরা পয়সা দিচ্ছে বলেই হচ্ছে, এতগুলো লোকের নাম লেখা সম্ভব না, ওই জন্য लिखे দেয় शेयर कैपिटल। नाम तो लिखा हुआ रहता है, कहाँ लिखा हुआ रहता है, लॉ में पढ़ो कहाँ लिखा हुआ रहता है, एमओए में लिखा हुआ रहता है, लिखा हुआ रहता है। ठीक है, किसने कितना पैसा दिया, क्यों वहां तो सबने एक जैसा पैसा दिया ऐसा थोड़ी जरूरी होता है। यहाँ भी नहीं है कि सबको एक जैसा पैसा दे, वहां तो जो जितना शेयर खरीदेगा, इसलिए बोला जाता है शेयर कैपिटल, मतलब वो कैपिटल शेयरिंग का है। 6,000। ठीक है, कैश टू प्रीमियम फॉर, प्रीमियम फॉर कैपिटल लिखे दिए कथा बोलते बोलते, प्रीमियम फॉर गुडविल कैपिटल बोलते होते लिखे दिए, कैश टू डीज कैपिटल। ठीक है, अच्छा। फिर 1/2 ऑफ द गुडविल शैल बी विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर। ठीक है, तो पहले तो डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो क्या एंट्री होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। क्या सब कोई सैक्रिफाइस कर रहा है, वो तो हम लोग समझ जाएंगे ना। ये जो है रेशियो देख के, रेशियो का क्या डिटेल्स बोला है उसको देख के हम लोग समझ सकते हैं। तो रेशियो पहले था 1:1:1 था ना, एकदम स्टार्टिंग में बोला था तीनों का इक्वल है, फिर बोला 1/4 के लिए डी आ रहा है, आगे नया रेशियो कुछ नहीं बोल रखा, तो ओल्ड इक्वल टू सैक्रिफाइस, तो 1:1:1 उसी में कर देंगे। ठीक है, टू एज कैपिटल टू बीज
कैपिटल टू सीज ক্যাপিটাল। এটা আমি কি उल्टो লিখে দিলাম? প্রিমিয়াম ফর গুডউইল, হ্যাঁ এখানে অ্যামাউন্ট উল্টো লিখে দিয়েছে, তোমরা আবার এটা দেখে লিখে দাও উল্টো। ये 6,000 था। हाँ वो 10,000। अच्छा 10,000, तब 6,000 को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने से कितना हो जाएगा? हाँ 2,000 2,000 2,000। फिर और एक एंट्री कर, विड्रॉल करने से सबका कैपिटल डेबिट हो जाएगा, लेकिन आधा आधा विड्रॉल हुआ है, मतलब 1,000 1,000। A is capital account debit, B is capital account debit, C is capital account debit to cash. 1,000 1,000 1,000 3,000। फिर देखो, स्टॉक एंड फर्नीचर डिप्रिशिएट होगा तो कहाँ एंट्री करोगे? रिवैल्यूएशन में 10% से। स्टॉक और फर्नीचर तो 12,000 और 5,000 है, तो 2 स्टॉक होगा और 2 फर्नीचर। 2 स्टॉक 2 फर्नीचर। फर्नीचर 5,000, स्टॉक 12,000, दोनों 10%। 1,200 500। अच्छा फिर बोला है लाइबिलिटी 1,300 क्रिएट करना है, तो इसमें भी तो लॉस है, तो 2 लाइबिलिटी फॉर बिल डिस्काउंटेड, बिल्स डिस्काउंटेड 1,300। बिल्डिंग 40,000, पहले कितना था? 25, तो इंक्रीज हुआ है बाई बिल्डिंग। 40 माइनस 25 कितना होगा? 15। बिल्डिंग 15,000 हो जाएगा। अच्छा फिर किस्मत तो कुछ नहीं है, ठीक है, प्रॉफिट ही होगा ना इधर 15,000। बैलेंस। अच्छा 12,000 इक्वली डिवाइड करना है तो 4,000 4,000 4,000। अच्छा तो इसका पहले एंट्री कर ले, इसका एंट्री क्या होगा? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल 4,000 4,000 4,000। मेमो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल 4,000 4,000 4,000। अब मेमो रिवैल्यूएशन करना है, मतलब फिर से रिवैल्यूएशन करो देख के, उल्टा लिखना है बस। तो टू बिल्डिंग 15,000 बाई स्टॉक बाई फर्नीचर बाई
लाइबिलिटी लाइबिलिटी और बिल्स डिस्काउंटेड 1300 1200 500 बाय लॉस ऑन revaluation transferred to partners capital A B C D D भी आ जाएगा ना। अच्छा रेशियो क्या होगा फिर निकालो सेम ही है सेम ही आना चाहिए ठीक है फिर भी मतलब 25% जा रहा है बाकी बचा कितना 75 इक्वली डिवाइड होगा मतलब 75/3 करो कितना होता है 25 तो सभी का तो 1:1:1 ही हो जाएगा ना तो करें या रख दे मतलब वर्किंग नोट बना लोगे तुम तो ঠিক আছে পেছনে করে দিচ্ছি আমার এই পাতাটাতে আর জায়গা নেই এটা শেষ হয়ে এসছে ঠিক আছে 1/4 करके होगा हम बता देते कितना आएगा 12,000 तो कितना हो जाएगा 3,000 3,000 ठीक है तो अब फिर से एंट्री करना पड़ेगा एस कैपिटल बीस कैपिटल सीस कैपिटल डीस कैपिटल डेबिट टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन सीस कैपिटल डीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मेमो रिवैल्यूएशन 3,000 3,000 3,000 12,000 ठीक है तो एंट्री हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट भी हो गया बस बैलेंस शीट बनाने से हो जाएगा एंट्री यही सब होगा और तो कोई एंट्री नहीं होगा अच्छा अच्छा बोले जर्नल एंट्री ना बोले बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला ठीक है तो बैलेंस शीट क्या होगा बिल्स पेबल जैसा वैसा ये तो अनऑल्टर्ड वाला है तो इधर बीपी क्रेडिटर जितना था उतना ही दिखेगा 3,000 6,000 कैपिटल कैपिटल यहाँ पर निकाल लेते कैलकुलेट करके कैसे निकालोगे देखो सबका पहले कैपिटल निकाल लेते हम लोग ए का पहले से कितना था 20,000 ठीक है अच्छा ए के कैपिटल में क्या ऐड होगा क्या लेस होगा वो हम लोग यहाँ एंट्री देखेंगे तो पता चलेगा ए के कैपिटल में देखो 2,000 ऐड होगा फिर 1,000 लेस होगा फिर 4,000 ऐड होगा और 3,000 लेस होगा तो लिखो तो पहले 2,000 ऐड गुडविल का 2,000 ऐड उसमें से आधा विथड्रॉल यानी 1,000 लेस फिर 4,000 मेमो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट और 3,000 लॉस अब नेट करके देखो कितना आएगा 22,000 अच्छा अब इसका था 15 और सी का था 10 15 इसका भी सेम वैसे ही हो जाएगा 2,000 एट सब तो सेम रेशियो में था 1,000 लेस 4,000 एट सेम ही होगा সেম প্রফিট সেম মানে সেম গুডউইল পেয়েছে সেম উইথড্রল হয়েছে সেম মেমোরি ইভ্যালুয়েশনে সবার প্রফিট লস সব তো ইকুয়াল ছিল হুম सी का भी वही सेम अमाउंट एडलेस होगा बस पहले से कितना था वो देख लो 10,000 इसका भी वही 2,000 प्रीमियम फॉर गुडविल रिसीव 1,000 विथड्रॉल 4,000 मेमो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट 3,000 लॉस तो कितना आएगा 10,000 12,000 और डी
डी का 10,000 उसने कैपिटल लाया था, और वो अच्छा वो रिवैल्यूएशन का 3,000 लेस, तो 7,000। फिर क्रेडिटर और बीपी, क्रेडिटर और बीपी जैसा था वैसा ही होगा, 6,000 और 3,000। बीपी 3,000, क्रेडिटर 6,000, तो देख लो कितना आ रहा है, और तो कुछ नहीं आएगा। 67,000। इसमें देखो बोल रहा है कैश, कैश 1,000 है। इसमें तो चेंजेस होगा ना, पैसा आया है पहले से 1,000 है। अच्छा क्या क्या आया, एक तो प्रीमियम फॉर गुडविल और एक कैपिटल, तो 6,000 प्लस 10,000, और विथड्रॉल हुआ है। हाँ, 1,000 1,000 करके तीनों पार्टनर ने विथड्रॉल किया बस, और तो कुछ पैसा आया भी नहीं गया भी नहीं, तो कितना हो जाएगा। अच्छा, डेटर जैसा है वैसे ही है। और वैसे भी डेटर में कुछ हुआ भी नहीं है चेंजेस। स्टॉक चेंज हुआ है बट मेमोरी वैल्यूएशन हुआ है, वो तो फिर से उतना ही दिखेगा जितना दिख रहा था। फर्नीचर 5,000, बिल्डिंग 25,000। फर्नीचर बिल्डिंग 25,000, और एक लास्ट बिल्स रिसीवेबल बी आर 1,000। 80, ठीक है। 67,000। ठीक है, तो देखो वो वर्किंग नोट दिखा देते हैं, बाद में कभी देखोगे किसी को कुछ प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, फिर भी कर लेते हैं यहाँ पर। ABCD 1/3 1/3 1/3, और ये 1/4, तो यहाँ पर ओल्ड, यहाँ पर लिखेंगे न्यू, तो फिर कितना बचता है, 1 - 1/4 यानी 3/4। ए के पास रहेगा 3/4 का 1/3, बी के पास रहेगा 3/4 का 1/3, और सी के पास रहेगा 3/4 का 1/3, और ये सभी कैलकुलेशन करने पे 1/4 बच जाएगा, है ना। 3 3 कट गया, 1/4 बच जाएगा, तो न्यू रेशियो हो गया 1:1:1। और अगर सेक्रीफाइस भी निकालना चाहिए, अच्छा एक कर दिया। अच्छा, तो डिफरेंस इसका निकालेंगे, अगर सेक्रीफाइस गेन तो पहले मिलता था 1/3, अभी मिल रहा है 1/4, एक निकालने से सभी का आंसर आ जाए, क्योंकि सब सेम वैल्यू दे रखा है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/12, तो ये भी 1/12, ये वाला भी वही सेम लिख के 1/12, 1/12, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1। পড়াটা কোনো ব্যাপার না, আমার তো স্পিডে আমি লিখি, কিন্তু প্রবলেম হচ্ছে এক্ষুনি সবাই বলবে আমি এটা দেখেই লিখতে চাইবো, আর আমাকে দাঁড় করিয়ে দেবে এইটা লেখার জন্য, এইটাও খুব বাড়িতে করবে না কেউ। চলো লিখো। এটা আর কিছু করার মতো নেই, তো এতগুলো করার পর আর এটা কি, মানে আমি আর এটা কি বলবো, এটা তো তোমাদেরই করার কথা। আর এটা এমনিতেই এত সহজ ক্যালকুলেশন, ওপর থেকে সবগুলোর একই ক্যালকুলেশन, ওই জন্য আমি বলছিলাম কি কি করবো করে, ABCD सभी का एक ही कैलकुलेशन, चाहे न्यू रेशियो निकालो सभी में 3/4 इंटू 1/3, ये क्या करेंगे हम, और डिफरेंस भी सभी का 1/3 - 1/4, तो ये तो सेम कैलकुलेशन है ना। अच्छा देख, Gopal and Govind are partners sharing profit and losses in the
रेशियो ऑफ 60:40, ठीक है। द फर्म्स बैलेंस शीट बोल रखा है, ठीक है। कैपिटल बोल रखा है गोपाल गोविंद लॉन्ग टर्म लोन, करंट लाइबिलिटी, फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट, लोन्स एंड एडवांसेस। ड्यू टू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज दे हैव डिसाइड टू एडमिट गुरु as partner in the firm from 1/4/2022 on the following terms। तो गुरु को कितना मिलेगा? 40% ऑफ द प्रॉफिट। तो देखो ये सब परसेंटेज में दिया, ये 100% है। देखो 60-40 ऐड करने से कितना होता है? 100%। उसमें से 40% अगर इनको जाएगा तो बाकी बचेगा कितना? 60। अच्छा, गुरु विल ब्रिंग इन कैश 1 लाख एज कैपिटल। इट इज एग्रीड दैट गुडविल ऑफ द फर्म विल बी वैल्यूड एट 2 years परचेज। मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना? 2 ऑफ 3 years नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो हमें नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट निकालना है 3 years का प्रॉफिट का। इसका मतलब क्या करना है? एवरेज करना है। नॉर्मल एवरेज का मतलब उसमें कुछ एबनॉर्मल आइटम नहीं होना चाहिए, जैसे कि कोई एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस, कोई नॉन रिकरिंग या नॉन बिजनेस इनकम या एक्सपेंसेस, इस तरीके का चीज, या कोई रेक्टिफिकेशन करना है तो वो भी करना पड़ेगा। एंड गुरु विल ब्रिंग इन कैश इज शेयर ऑफ गुडविल। इट वाज आल्सो डिसाइड दैट द पार्टनर विल नॉट विथड्रॉन देयर शेयर ऑफ गुडविल नॉर विल द गुडविल अपीयर इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट। तो अपीयर तो करेगा ही नहीं, ठीक है। और उसके अलावा भी बोला है कि ये लोग कोई विथड्रॉल नहीं करेगा, ठीक है। मतलब जो प्रीमियम का पैसा अगर आता है, पैसा आएगा, पैसा आएगा क्या? देखते कहाँ बोला है। वो बोले दिए सर, ठीक है। द प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 years दे दिया है 20,000, लेकिन इसमें इंक्लूड है इंश्योरेंस क्लेम रिसिप्ट 40,000। तो क्या ये इंक्लूड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, सही है। क्यों नहीं होना चाहिए? इंश्योरेंस ना बेटा रोज का लेना, तो ये मेरा बिजनेस इनकम थोड़ी है। अगर मैंने कोई चीज इंश्योरेंस कर रखा है, मेनली ये सब स्टॉक रिलेटेड इंश्योरेंस या कोई प्लांट मशीनरी है तो उस पे इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस अगर मान लो स्टॉक पे ही कर रखा था, स्टॉक जल गया, इंश्योरेंस कंपनी ने आके क्लेम दे दिया, तो क्या ये मेरा बिजनेस का प्रॉफिट इनकम हुआ? नहीं। तो इसीलिए ये वाला प्रॉफिट में नहीं आना चाहिए। लेकिन पीएल में तो हम लोग इसे दिखाते हैं ना, तो इसीलिए पीएल में देखोगे, अगर फाइनल अकाउंट्स जिन्होंने नहीं किया है करोगे तो पता चलेगा, लेकिन अगर किया है तो वहां मैंने बताया ना, नॉन ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग, ठीक है, ये सारा चीज बताया था, ठीक है। तो वहां पर देखना कि लिखा हुआ है कि हम लोग पीएल में ये सारी चीज लिखते हैं, तब जाके ही नेट प्रॉफिट आता है। लेकिन बिजनेस का प्रॉफिट निकालने के लिए पीएल का सारा आइटम हम लोग नहीं दिखा सकते, ठीक है। फिर यहाँ पर बोला है 80,000 का लॉस। अब इसमें क्या इंक्लूड है? वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन पेड 1,10,000। तो बोलो ये वाला क्या होना चाहिए? क्यों होगा बोलो? रिटायरमेंट जो कंपेंसेट করতে তো এটা বিজনেস থেকে দিয়েছে এটা नॉन बिजनेस ये एक्सपेंसेस या नॉन बिजनेस एक्सपेंस है। ठीक बोले सर, इसका नाम होना चाहिए नॉन बिजनेस एक्सपेंसेस, ठीक है। मतलब कोई अपने मन से रिटायरमेंट करना चाह रहा है तो हम लोग उसे कंपेंसेशन। तो ऐसा कोई हमेशा कोई ये कोई बिजनेस का रूल्स थोड़ी है, या फिर ये डेली का कोई काम थोड़ी है कि हर मंथ या हर साल ही ऐसा होता है। जब होगा होगा, हो भी सकता है लगातार 2 साल भी हो सकता है, वो तो हमें नहीं पता ना। लेकिन इसका बिजनेस के साथ क्या रिलेशन है? कोई रिलेशन नहीं। फॉर द ईयर एंडेड प्रॉफिट अगर 1,05,000 है, बोल रहे इंक्लूड ए प्रॉफिट ऑफ 25,000 ऑन सेल ऑफ एसेट, ये होगा एसेट? नहीं होगा, क्योंकि एसेट बेचना हमारा कोई थोड़ी ना डेली का काम है। तो एसेट बेच दिया, इससे अगर कोई प्रॉफिट हुआ, वो अगर हम बिजनेस में दिखा रहे तो मेरा प्रॉफिट तो ज्यादा दिखेगा। प्रॉफिट तो मैनिपुलेट हो गया ना, तो फिर प्रॉफिट में से उसको क्या करना पड़ेगा? ये इंक्लूड है, ये इनकम है, तो प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है तो कम करने के लिए क्या करोगे? लेस करोगे। तो ये एडजस्टमेंट करो। फिर उसके बाद बोल रहा है इट वाज डिसाइड टू रिवैल्यू द एसेट, ठीक है। तो ये सब वैल्यूज पे एसेट को रिवैल्यू करना है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इतना बता दिया है, तो मतलब निकालना पड़ेगा हम लोग को सैक्रिफाइस, ठीक है। जर्नल एंट्री करने बोला है, गुडविल कैलकुलेशन करने बोला है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने बोला है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट सब बोल दिया है। कुछ बाकी नहीं है, ठीक है। सबसे पहले क्या करें? गुडविल कैलकुलेट कर ले। गुडविल कैलकुलेट
प्रॉफिट 20, 21, 22, 31st of March 20, 31st of March 21, 31st of March 22, 32 प्रॉफिट और लॉस, क्योंकि लॉस भी है तो दोनों लिख लिया हमने। गिवन दिया हुआ है, अब इसमें एडजस्टमेंट करेंगे तो कितना है 20, 80, 1,05,000। 80 जो है वो लॉस है। फर्स्ट वाले प्रॉफिट में इंश्योरेंस क्लेम था जो कि एक इनकम है लेकिन बिजनेस का नहीं है, प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है तो प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा, माइनस में इंश्योरेंस क्लेम 40,000। फिर इसके बाद है वॉलेंटरी रिटायरमेंट कंपेंसेशन, एड VRC लिख दिया हमने। इसके वजह से प्रॉफिट कम दिखता है तो ये हो जाएगा 110। वैसे इसका लॉस था, प्रॉफिट सेल ऑफ एसेट लेस करना पड़ेगा, प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है। सेल ऑफ एसेट 25,000, तो एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा, एडजस्टेड PL। तो ये तो लॉस हो गया 20,000, नहीं এটা प्रॉफिट होएगा 30। अच्छा, इसके बाद ये भी लेस हो गया এটা তো 80,000। অ্যাড হবে, এটা তো হবে 2 লাখ টাকা হবে। এটা নেগেটিভ, ওটা 80,000টা নেগেটিভ। 25,000 তো লেস আছে, এই যে এখানে লেস প্রত্যেকটাতেই তো একটা করে লেস আছে। লসটা আমি ব্র্যাকেটে দেখিয়েছি আর প্রফিট গুলো পজিটিভ দেখিয়েছি। अच्छा अब एवरेज, क्या एवरेज करोगे बोलो। এই তিনটে যোগ করে 3 করলে এভারেজ হবে। नहीं मतलब सिंपल करोगे कि वेटेड करोगे, यहाँ पर ना नॉर्मल सिंपल ही कर, देखो ওয়েটেড করো। नॉर्मल एवरेज करने के लिए बोला था, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट वैसे, लेकिन ये वेटेड हो जाएगा, देखो कम फिर ज्यादा फिर सबसे ज्यादा हो रहा है, लेकिन आंसर ना सिंपल करके ही किया, मतलब वेटेड कर सकते हैं लेकिन देखो यहाँ पर बोला है ना, ये देखो नॉर्मल, नॉर्मल मतलब सिंपल एवरेज प्रॉफिट, ठीक है, और वेटेड एवरेज प्रॉफिट। हाँ यहाँ पर नॉर्मल का मतलब एडजस्ट, हाँ ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन खुद बोल दिया, नहीं तो क्यों, नहीं तो ये तो वेटेड तो होगा, दिख तो रहा है, पहले माइनस फिर पॉजिटिव हुआ फिर 30 से तो ज्यादा हुआ है तो ट्रेंड तो इंक्रीजिंग दिख रहा है, ठीक है, तो सिंपल एवरेज निकालना है क्योंकि वहां पर बोला है नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट निकालो। तो 20,000 प्लस 30,000 प्लस 80,000 डिवाइडेड बाय 3, 90 बाय 3, 30,000, ठीक है, तो गुडविल कितना हो जाएगा ना, दो बছর तो বোধহয়, হ্যাঁ 60,000। हाँ 2 years है ना परचेस, 60,000 हो जाएगा। गुडविल कैलकुलेट हो गया, अब क्या करें, जर्नल एंट्री रीवैल्यूएशन अकाउंट सब तो बनाने के लिए बोला है, ठीक है, तो पहले क्या करें, जर्नल एंट्री कर लो, इसके बाद जर्नल एंट्री तो बन जाए, ट्रेंड है तो
इंक्रीजिंग ट्रेंड। गुरु विल ब्रिंग इन कैश, यहाँ से होगा ना 1 लाख कैश लाए। अब देखो इनका जो बैलेंस शीट है यहाँ पर कैश नहीं है, ठीक है ना, तो बैंक है, उसकी जगह कौन सा फिर लेजर यूज करो? करेंट एसेट। करेंट एसेट के अंदर ही होता है ना बैंक या क्या बोलते हैं उसे, कैश, ठीक है। लेकिन क्योंकि इनका कैश या बैंक लेजर नहीं है तो हम लोग को एंट्री किसके हिसाब से करना है? करेंट एसेट। ब्रैकेट में चाहो तो बैंक या कैश लिख सकते हो। मतलब जब ऐड करोगे बैलेंस शीट में तो कौन से लेजर में करोगे? इसी में करना पड़ेगा। करेंट एसेट ब्रैकेट में बैंक लिख दो या कैश लिखो, जो ठीक लगे। 1 लाख, नाम तो गोविंद गोपाल और अटक से गुरु। 1 लाख टू गुरुज कैपिटल, ठीक है। टू जी लिखते हो, जी कैपिटल, और सभी तो जी है। G1 G2 G3। अच्छा फिर इसके बाद इट वाज, अच्छा वो गुडविल का तो कैश लाएगा बोल दिया था, ठीक है, गुडविल तो हम लोग का निकल गया। तो फिर जो कैश है वो कितना होगा? 60,000 का, उसका रेशियो तो हम लोग को नीचे बताया है, उसके हिसाब से निकालो। ये 20, 35, 25 और 40, तो 40 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? মানে 40 বাই কত হচ্ছে বলো? 40, 50, 60, 100। 40/100 × 60,000 कितना होगा? ठीक है, तो फिर कैश ला रहा है तो क्या लिखोगे फिर से? करेंट एसेट, मतलब वही करेंट एसेट लिखना पड़ेगा, लेजर नहीं है ना, बैंक ही है, बट करेंट एसेट अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पर दिखा देते, 60,000 इंटू 40/100, तो हो जाएगा 24,000। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। अच्छा तो सैक्रिफाइसिंग तो निकालना पड़ेगा क्या क्या होगा, ठीक है, तो उतना जगह रख दो, मैक्सिमम 2 लाइन लगेगा या फिर एक ही लाइन लगेगा अगर एक जन सैक्रिफाइस किया तो? कुछ बिल्कुल नहीं। अब इसके बाद देखते हैं क्या बोला था। ये तो प्रॉफिट सब रेक्टिफाई कर लिया। फिक्स्ड एसेट 4 लाख का हो गया, पहले कितना था? 3 लाख, तो फिक्स्ड एसेट बढ़ गया है, तो क्या एंट्री होगा? फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 1 लाख, 1 लाख बताओ, 4 लाख और 3 लाख का डिफरेंस। अच्छा और क्या था रिवैल्यूएशन में, देखते हैं। इन्वेस्टमेंट 0 हो गया है, पहले कितना था? 50,000। रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। सिर्फ इन्वेस्टमेंट में एक बार लिखो, इसके बाद वाला एसेट भी डाउन ही हुआ है तो फिर हम लोग यहीं पर लिख देंगे, ठीक है। पूरा 50,000 से कम हो गया, 0 हो गया। फिर इसके बाद देखो लोन्स एंड एडवांसेस 1 लाख था अभी, अच्छा 1 लाख का 1 लाख ही था, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो और देख लेते क्या दिया है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये दे दिया। अच्छा और तो कुछ नहीं बोला है। ओ करेंट एसेट ये ऊपर था, इन्वेस्टमेंट के बाद 1,80,000 हो गया है, पहले कितना था? तो ये कम करना पड़ेगा, 20,000 टू करेंट एसेट 20,000, 70,000। अच्छा अब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस क्या आ रहा है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। 1 लाख प्रॉफिट, 70,000 लॉस, तो 30,000 प्रॉफिट, तो डिस्ट्रीब्यूट होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितना? 30,000 टू गोपाल, हाँ, टू गोविंद। अच्छा रेशियो था उसमें 60/40, हाँ, मतलब 60/100 মানে 60% 40% করে দিলেও হবে যেহেতু 100 করে হচ্ছে। হুম
ছয় তিনে 18 और 4 3 12। एंट्री सब कंप्लीट हो गया, सिर्फ ये वाला बाकी है। ये प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 24,000 और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अच्छा, इसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने बोला है, वो तो अभी एंट्री किया, वहां से देख देख के बना लो, कितना जगह लगेगा समझ में भी आ जाए। रिवैल्यूएशन अकाउंट ज्यादा जगह नहीं चाहिए। 2 लॉस 1 प्रॉफिट बाई फिक्स्ड एसेट 1 लाख, 2 इन्वेस्टमेंट, 2 करेंट एसेट 20,000। अच्छा, फिर इधर प्रॉफिट भी पता है हम लोग को 30,000, इधर कितना 1 लाख। कैलकुलेशन तो और कुछ नहीं करेंगे ना, जो दिया हुआ है वो देख देख के लिख दे रहे हैं। टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, गोपाल गोविंद 18 और 12 है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गोपाल गोविंद और गोविंद, गोपाल गोविंद और गोविंद। सबसे पहले तो ब्रॉट डाउन करेंगे जो भी ओल्ड कैपिटल होगा, तो बाई बैलेंस बीडी लिख लिया हमने 1,20,000 और 80। और बैलेंस शीट में अगर कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व फंड रहता है तो वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, बट ऐसा कुछ इस क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, अब गुरु ने जो पैसा लाया, अब देखो जर्नल एंट्री जो की हो, बाकी देख देख के देखो कहाँ पर मतलब कैपिटल में आएगा कि नहीं आएगा। पहला वाला आएगा करेंट एसेट टू गुरुज कैपिटल, तो बाई करेंट एसेट बोल के 1 लाख, बाई करेंट एसेट कैपिटल का वैल्यू 1 लाख। फिर आ जाएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, जो एंट्री हम लोग का कंप्लीट नहीं है। ठीक है, मतलब ये वाला तो नहीं आएगा ना, करेंट एसेट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, क्योंकि हम लोग का तो कैपिटल का लेजर है। तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा जब डिस्ट्रीब्यूट होगा तब लिखेंगे। फिर है फिक्स्ड एसेट टू रिवैल्यूएशन, ये भी नहीं आएगा। रिवैल्यूएशन टू इन्वेस्टमेंट करेंट एसेट, ये भी नहीं आएगा। ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आएगा टू गोपाल, सॉरी बाय रिवैल्यूएशन गोपाल के कॉलम में 18 और ये गोविंद वाले कॉलम में 12, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 18 और 12। टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग निकालना पड़ेगा, लेकिन वही एंट्री पूरा होगा तो एक वर्किंग नोट करने से ये सारा चीज एक एक करके कंप्लीट होगा। बैलेंस शीट बना लेते हैं, कितना जगह चाहिए, फिर उसके बाद ही वर्किंग नोट बनाएंगे। अच्छा, बैलेंस शीट में सबसे पहले कैपिटल लिख लेंगे 3 पार्टनर का, गोपाल, हम्म, अच्छा, और क्या था लाइबिलिटी साइड, लॉन्ग टर्म लोन और करेंट लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म लोन में तो कोई चेंजेस नहीं हुआ रिवैल्यूएशन में, और करेंट लाइबिलिटी में भी नहीं हुआ, तो जैसा है वैसा ही लिख देंगे एज इट इज। लॉन्ग टर्म लोन 2 लाख और करेंट लाइबिलिटी 2,50,000। अच्छा, इधर फिक्स्ड एसेट, इसमें तो चेंजेस हुआ है, फिक्स्ड एसेट इंक्रीज हुआ था शायद। हाँ, तो 3 लाख है, 1 लाख और आ गया तो 4 लाख।
फिक्स्ड एसेट के बाद इन्वेस्टमेंट 0 हो गया, तो ये तो नहीं लिखेंगे। करेंट एसेट और लोन्स एंड एडवांसेस एज इट इज रहा, ठीक है, 1 लाख ही था। करेंट एसेट में चेंजेस होगा। करेंट एसेट था पहले 2 लाख, अब उसमें क्या क्या चेंजेस हुआ देखो। तो सबसे पहले ये जो कैपिटल का पैसा लाया गया 1 लाख, वो भी करेंट एसेट में जाएगा। प्रीमियम फॉर गुडविल का 24,000, वो भी करेंट एसेट में जाएगा। और ওটা কিসের ছিল? ও আচ্ছা, रिवैल्यूएशन। तो 3,04,000 हो जाएगा ना कि? हाँ, 3,04,000। और जो लोन्स एंड एडवांसेस है वो एज इट इज रहेगा 1 लाख। ये दिया हुआ ही था नीचे, जो हम लोग का एक टेबल बना हुआ था ना जिसमें रिवैल्यूएशन सारा दिया हुआ था, वहां पर लोन्स एंड एडवांसेस का ये डेट। अच्छा, तो इधर भी 8,04,000 आना चाहिए। यदि कहता हम यहाँ लिखी ही नहीं। अच्छा ठीक है सर, लिखे नीचे। तो वर्किंग नोट बनाओ। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? सैक्रिफाइस, तब जाके जो हम लोग का बचा हुआ जगह है वो फुलफिल होगा। गोपाल, गोविंद और गुरु। तो ओल्ड रेशियो था 60/40, मतलब 60/100, 40/100। और न्यू रेशियो था কত একটা 100 না 40 है। 35/100, 25/100 और 40/100। तो डिफरेंस निकालेंगे। सैक्रिफाइस ही हो रहा है। 60 - 35/100 कितना हो जाएगा? 25/100। और 40 - 25/100, 15/100। हाँ, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 25:15, 5:3। ठीक है, तो 5:3 में 24,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब 5/8 और 3/8 ये वाला। ठीक है, तो 2 गोपाल्स कैपिटल, 2 गोविंद्स कैपिटल, 15 আর 9, 5/8 তাই তো? এটা নাকি এটা 3/8? আছে ये एक बाकी था, यहाँ लिख दिया। अब ये लिखने पे हम लोग ये एंट्री को कंप्लीट करेंगे। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल में लिखेंगे 15,000, 9,000। अच्छा, अब ये टोटल कर लेंगे। 1,53,000। बैलेंस और टोटल सेम आएगा क्योंकि इधर तो कुछ माइनस होने का दिया नहीं है। 1,01,000, 1,153। अच्छा, अब ये कैपिटल में लिख दो। 1,53,000, 1,01,000 और 1,00,000। 8,04,000। अच्छा हाँ, लास्ट क्लास में कंफ्यूजन हुआ था ना हम लोग का हिडन गुडविल का, कि उसमें ऐसा क्यों किया। बाकी क्वेश्चन ये सब हाँ, तो देखो एक जो मेन बात ये है कि बाकी सारे क्वेश्चन में क्या दिया था, अगर टोटल कैपिटल आफ्टर एडमिशन कितना होगा, ये अगर क्वेश्चन ही हम लोग को बता दे
जैसे कि वो वाले क्वेश्चन में क्या था, टोटल कैपिटल आफ्टर एडमिशन 1,35,000, लेकिन बाकी जो भी क्वेश्चन तुम लोग देख लो हिडन गुडविल का, उसमें ऐसा बोल देता है कि ए बी पार्टनर था तो उनके पास इतना कैपिटल था, सी को वो लोग इतना कैपिटल के लिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम लोग फिर सी के कैपिटल को बेस मान के टोटल कैपिटल निकालते हैं, फिर अपने आप ही हम लोग वो ये कैलकुलेट करते हैं कि एडमिशन के बाद इतना कैपिटल होना चाहिए, लेकिन उस क्वेश्चन में एडमिशन के बाद कैपिटल कितना होना चाहिए दे दिया है, तो हम लोग हिडन गुडविल फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो है बोल सकते हो एग्जाम टिप कि हमें एग्जाम में कैसे समझना है कि हिडन गुडविल कब फॉलो करें या ना करें। ठीक है, तो वेन एवर क्वेश्चन गिव्स टोटल कैपिटल आफ्टर एडमिशन विल बी डैश डॉट डॉट डॉट, मतलब जो भी क्वेश्चन में देगा। ठीक है, ये वाला लैंग्वेज अगर हमें दे दिया है जो ये कोटेशन के अंदर रखा है मैंने, डू नॉट यूज हिडन गुडविल मेथड। मतलब हिडन गुडविल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हिडन गुडविल मेथड में हम लोग पहले इनकमिंग पार्टनर का कैपिटल को बेस मान के उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से टोटल कैपिटल निकालते हैं, फिर टोटल कैपिटल शुड भी कितना होगा वो लेते हैं, फिर दोनों को माइनस करके हिडन गुडविल निकालते हैं। वो यहाँ नहीं चलेगा वो प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे निकालना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग करेंगे फर्स्ट फर्स्ट कैलकुलेट द न्यू पार्टनर्स कैपिटल फ्रॉम द एग्रीड टोटल कैपिटल। मतलब उस क्वेश्चन में क्या था देखो कि टोटल एग्रीड कैपिटल कितना होना चाहिए 1,35,000, उसमें हम लोगों ने सी का वैल्यू निकाला था, याद आ रहा है। 1,35,000 का कितना क्या था देखो, मैंने रेड कलर से लिख रखा था तो दिखा देते हैं, मुझे लगता है इसी पेज में मिल जाएगा। ये देखो मैंने लिख रखा था पहले सी शेयर ऑफ कैपिटल 1,35,000 का कितना किया था 1/3। ठीक है, फिर हम लोग को क्या करना है, अगर कोई एक्सेस अमाउंट हो रहा है सी जो पे कर रहा है उसमें से, तो उसको क्या मान लोगे गुडविल, वही किया था एनी एक्सेस अमाउंट, उसको हमें क्या मानना है गुडविल। तो क्वेश्चन में अगर एग्रीड कैपिटल मतलब सी के एडमिशन के बाद टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए अगर खुद ब खुद गिवन है, तो फिर हिडन गुडविल फॉलो नहीं कर सकते हैं। और अगर गिवन नहीं है तो हम लोग दोनों ही एज्यूम करते हैं, एक तो हम लोग ये भी निकाल, ये तो दिया हुआ था नॉर्मली, ये नहीं दिया हुआ होता है तो हम लोग फिर ऐसे करके निकालते हैं। ठीक है, उसमें होता है हिडन गुडविल, लेकिन अगर क्वेश्चन खुद बोल देगा कि 1,35,000 ही होना चाहिए तो फिर हम लोग वो फॉलो नहीं कर सकते। फर्स्ट कैलकुलेट द न्यू पार्टनर्स कैपिटल फ्रॉम द एग्रीड टोटल कैपिटल, फिर एनी एक्सेस जो हम लोगों ने वहां माइनस किया ना वही वाला हम लिख के दे रहे हैं, एनी एक्सेस अमाउंट ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर is treated as premium for goodwill। ठीक है, और हिडन गुडविल कब फॉलो करोगे, इसका मतलब इफ क्वेश्चन डज नॉट स्पेसिफाई द टोटल कैपिटल आफ्टर एडमिशन, वो हम लोग खुद से ही लिखते हैं हिडन गुडविल में। ठीक है, टोटल कैपिटल कितना होगा तो हम लोग लिखते हैं टोटल कैपिटल शुड भी, बैलेंस शीट से दो अमाउंट ले लेते हैं और आने वाला पार्टनर जो लेके आ रहा है उसमें लिखते हैं, देन यूज हिडन गुडविल मेथड। बेस्ड ऑन, कैसे निकालते हैं, बेस्ड ऑन न्यू पार्टनर्स कंट्रीब्यूशन, वो जितना लेके आ रहे हैं उसी के बेसिस पे निकालते हैं। ठीक है, तो ये बोल सकते हो कि एग्जाम के टाइम पे कैसे समझोगे क्वेश्चन को देखते साथ कि मुझे हिडन गुडविल फॉलो करना है कि नहीं करना है, तो ये इससे समझ में आएगा। बाकी इसका डिटेल्स भी हम समझा सकते हैं बट वो बाद में समझा देंगे कभी कि पूरा कैलकुलेट करके कि करने से क्या गलत हो सकता है।
अगर हम लोग हिडन गुडविल फॉलो करेंगे ना, वहां पर 1,35,000 तो तीनों में क्लोजिंग कैपिटल आना चाहिए ना, वो ज्यादा या कम आएगा, चेक करके देख। আছে তো, গুডউইল তো আছে। তো ওটা তুমি বুঝবে কি করে যে গুডউইল কতটা আছে? তুমি ইনটু 3 করে দিলে তো যেটা টোটালটা আসবে তো গুডউইল প্লাস ক্যাপিটাল চলে। হ্যাঁ, এটা আমি মোটামুটি এক্সামের জন্য বলে দিলাম, এই কনসেপ্টটা মাথায় রেখে এক্সামের সময় করতে হবে। বাকি ওটা যদি ইন্টারেস্টেড থাকো তো আমি একদিন ওটা পুরো ডিটেলসে বলে দেবো যে কেন হচ্ছে, ঠিক আছে? আচ্ছা, কোনো একটা দিন দেখি, যদি এরকম একটা দিন করবো যেদিন ওই এমসিকিউ এগুলো হয়ে যাওয়ার পরও কিছুটা সময় থাকে, আমি ওই দিন এটা বলে দেবো, পুরোটা লিখে দেখিয়ে দেবো এখানে ক্যাপিটাল অ্যাকাউন্ট ওই হিডেন গুডউইল নিলে কি প্রবলেম হচ্ছে আর না নিলে কি হচ্ছে, তাই তাই জন্য এটা নিতে বলেন, ঠিক আছে? আমার মনে করাবে, হ্যাঁ, যদি पार्टनरशिप শেষও হয়ে যায় আমি বলে देबो এটা। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, वैसे ये एडमिशन हम लोग का कंप्लीट हो गया। चलो अब रिटायरमेंट में आते हैं। देखो, रिटायरमेंट एडमिशन भी हो गया, आप जा भी रहे हो रिटायरमेंट। अच्छा, अब देखो यहाँ पर रिटायरमेंट में क्या क्या करना पड़ेगा। जैसे एडमिशन में हम लोगों ने क्या क्या लिखा था, मेन मेन पॉइंट, रिवैल्यूएशन होगा तो उसका प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो रिटायरमेंट में भी क्या होगा, उसमें भी होगा, ठीक है, रिवैल्यूएशन। तो हेडिंग करो रिटायरमेंट, इसमें क्या क्या पॉइंट हमें फॉलो करना पड़ेगा जब भी हम लोग रिटायरमेंट का क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, डिस्ट्रीब्यूट एमो, किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, हाँ, डिस्ट्रीब्यूट एमो ऑल पार्टनर्स, ऑल ओल्ड पार्टनर्स ही लिख दो, मतलब पहले से जो है। मतलब ऐसा भी होता है ना रिटायरमेंट के क्वेश्चन में कि रिटायरमेंट भी हो रहा है साथ ही साथ एडमिशन भी हो रहा है, उसको बोलते हैं एडमिशन कम रिटायरमेंट का क्वेश्चन। तो इसीलिए मैंने ओल्ड पार्टनर लिख दिया, ठीक है, इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर, इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर इन ओल्ड पीएसआर। तो लिखो एनी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रिजर्व, यहां पर भी सेम वही चीज होगा, एनी अनडिस्ट्रीब्यूटेड पीएल, प्रॉफिट लॉस दोनों ही, रिजर्व फंड, डिस्ट्रीब्यूट एमन all old partners in old PSR। अच्छा, फिर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल यहाँ भी होगा, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल among the partners among the remaining partner, लिखो बचे हुए पार्टनर, इसमें लिखेंगे among the remaining partner in gaining ratio, ऐसे लिखेंगे। रिमेनिंग मतलब जो रह गए, जो रिटायर नहीं हुए, among the remaining partner in gaining ratio, in gaining ratio, in gaining ratio, gaining ratio in, and retiring partner gets share of his goodwill, and retiring partner, retiring partner get his share of goodwill। ठीक हुआ लैंग्वेज, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल अमंग द रिमेनिंग पार्टनर इन गेनिंग रेशियो एंड रिटायरिंग पार्टनर गेट, हाँ ठीक है, रिटायरिंग पार्टनर गेट हिज शेयर ऑफ।
ठीक है, मतलब जो पार्टनर चला जाएगा वो अपना गुडविल का शेयर लेके जाएगा और जो रह जाएगा वो गेनिंग रेशियो में उसको कंपेंसेट करेगा। ठीक है, सेम है जैसा एडमिशन में गुडविल का ट्रीटमेंट, पीएल अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व फंड, यहाँ पर भी वही। और अगर ये हुआ क्या बोलते हैं इसे, रिवैल्यूएशन हुआ तो रिवैल्यूएशन। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो यही से हम बता देते। ठीक है, करना नहीं पड़ेगा, यहाँ ऑलरेडी किया हुआ है, हम यही से समझा देते फटाफट। तो देखो यहाँ पर, देखो बोल रहा है कि अगर कुछ नहीं बोला हुआ है, व्हेन नथिंग इज गिवन अबाउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर, मतलब एक पार्टनर चला गया, बाकी जो पार्टनर है उनमें कैसे प्रॉफिट शेयर होगा अगर कुछ नहीं बोला हुआ है, तो उस सिचुएशन में कैलकुलेट न्यू रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो कैसे करना है, बोल रहा है बाय स्ट्राइकिंग आउट द शेयर ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर। रिमेनिंग पार्टनर का शेयर मतलब जो है बचा वो देख लो, वही हो जाएगा। जैसे कि 3 पार्टनर है, ठीक है, तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये है, न्यू रेशियो निकालना है। अगर आलोक रिटायर कर रहा है तो आलोक का रेशियो कौन सा है, तो फिर न्यू रेशियो क्या हो जाएगा आलोक के रिटायरमेंट के बाद, 2:1। अगर भास्कर रिटायर कर रहा है तो ये 2 चला जाएगा, तो फिर कितना बोल रहा है, 3:1। और अगर चेतन चला जाएगा तो 3:2। यही चीज बोला है, मतलब हम लोग को फालतू का कैलकुलेशन का जरूरत नहीं है। लेकिन कब जरूरत नहीं है, अगर मैं, हाँ, कैसे करके बाकी बचे हुए पार्टनर प्रॉफिट शेयर करेंगे उसके बारे में अगर कुछ नहीं बोला है तो ही ये फॉलो कर सकते हो, अगर बोला है तो नहीं कर सकते हो। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद यहाँ पर क्या बोला है देखो, बोल रहे when gains of the continuing partner are specifically given in the question, in such a case the new share of the continuing partner are calculated by adding their respective gain to their old share। मतलब वही बताया कैसे करके न्यू शेयर निकालोगे, ऐड करो दीजिए बोलছে। मतलब अगर जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, ये शायद उसी का एग्जांपल है। बोल रहा है कि आरव बंटा एंड शुभमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ठीक है, तो फिर इसमें बोल रहा है आरव रिटायर्स एंड इज शेयर टेकन ओवर बाय द रिमेनिंग पार्टनर एज फॉलोज। तो बंटा 2:6, मतलब ए बी सी लिख देते हैं। ठीक है, चलो तो पहले से रेशियो कितना था, 3:6, 2:6 और 1:6। तो कौन चला जा रहा है, आरव। ठीक है, तो उसका आरव से 2:6 कौन ले रहा है, बंटा, और ये चुनमुन को मिल रहा है, तो कितना हो गया, 4/6 और 2/6। तो वही बोला है ओल्ड शेयर प्लस गेन कर दोगे तो नया रेशियो पता चल जाएगा कितना हुआ, 4:2 है, माने 2:1। ठीक है, 4:2 मतलब ही तो 2:1 ही होगा। ठीक है, तो गेन बता दिया है तो ज्यादा कुछ कैलकुलेट मत करो, गेन को ऐड कर दो। और इससे गेनिंग रेशियो भी निकाल सकते, गेनिंग रेशियो कितना, 2:1। 2:6 और 1:6 तो गेन हुआ है तो 2:1। when the ratio in which remaining partners acquire the share from the outgoing partner, तो देख ये कैलकुलेशन बोल रहा है दीपू ताशा एंड हनी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो दिस। अच्छा, ताशा रिटायर हो रहा है, बोल रहा है कि was acquired by दीपू एंड हनी इन द रेशियो ऑफ 2:1। कैलकुलेट द न्यू रेशियो। हाँ, ये तुम लोग निकाल के बताओ, ये सब कैलकुलेट करो। दिख रहा है, हम यहाँ पर करेंगे ये जो स्पेस है। ये रिटायर बताना क्या है तुम लोग को, न्यू रेशियो। ठीक है, तुम लोग पहले निकालो फिर हम करते हैं। बोलते तो न्यू रेशियो 6:1, नहीं पता, देख रहे हैं। 13:5, 13:5।
গেনিং রেশিও তো बताई रखा है, ওইটাতে যদি ভাগ করে তাহলে ওটাই तो गेनिंग रेशियो। अगर 2:1 में ये दोनों उसका शेयर को ले रहे हैं तो वो 2:1 में जब शेयर को कैलकुलेट करोगे तो गेनिंग रेशियो जो आएगा वो 2:1 ही आएगा, नहीं हुआ। देखो, हाँ देखो ये आसान था। देखो पहले से दीपू के पास कितना शेयर था, 3/6। अब इसको मिलेगा ताशा का शेयर का कितना हिस्सा, 2/3। बोल तो दिया क्वेश्चन की कैसे करके शेयर करेगा। और इसके पास 1/6 था, ये ताशा के शेयर्स का इसको मिलेगा 1/3। तो 3/6 प्लस ये हो जाएगा 4/18। तो ये एलसीएम कितना है, 18। 9 + 4 कितना हो जाएगा, 13/18। 1/6 प्लस 2/18, 3। 5/18। तो 13:5 ये हो गया न्यू रेशियो जो कि क्वेश्चन पूछा था। और अगर तुम लोग गेनिंग रेशियो निकालना चाहते हो तो अब तुम लोग अगर ऐसा करने जाओगे कि 13/18 माइनस 3/6 कर सकते हो, लेकिन इससे अच्छा है वो तो 2:1 ही आएगा ना। जितना में गेन 2:1 ही तो गेनिंग रेशियो बोल तो रहा है कि इतने में गेन हुआ है। तो अगर कैलकुलेट कर भी लेते गेनिंग रेशियो तो হ্যাঁ ওটাই তো বলছি যে ওটা করারই দরকার নেই। 9, 10, 11, 12, 13, এটা 4/18, তাহলে এটা কত হবে? তাই তো হওয়া উচিত, নাহলে 2:1 তো হবে না। তো 5/18 মাইনাস 2/6, 1 চলে গেছে। 6 আর 18 এলসিএম কত, 18 করে দিয়েছেন তো, ভুল করেছেন। 2 9 18 তো, 3 6 9 54 হবে। 3, হ্যাঁ সেমই হবে, এটা ক্যালকুলেশন ভুলে 6 9 9 3 27। না এটা তো নিউ रेशियो माइनस ओल्ड है, तो 39 माइनस 27 कितना होगा, 12। और ये भी हो जाएगा 54। तो 18 3 15 और ये 18, तो ये हो जाएगा 3/54। तो 1/6 হবে, 5 - 18 - 1/6। ও আচ্ছা এটা ও 2/6 লিখে দিয়েছে, আচ্ছা। তো এটা কত হয়ে যাবে, 9। 9 + 15 24। 24, तो 24:12। আমি উল্টো লিখলাম তো উল্টো হলো কেন বলো তো? কেন আসবে না, আসা তো উচিত। আমার কোনো ক্যালকুলেশন ভুল হয়েছে। 18 3 54, তো 5 3 15, 6 9 54 না, এটা তো মাইনাস আছে গো, আমি তো অ্যাড করছি বলছি। আমি একবার ভুল করছি, ভুল হয়ে যাচ্ছে। अच्छा এটা माइनस, माइनस करने से कितना होगा, 15 6 होगा, और इधर भी तो माइनस होगा ना। हाँ तो फिर 6 और 12 तो 2:1 ही हुआ, ठीक, वो तो उसको ऐड कर दिया था बोल के। अच्छा फिर ये वाला करके दिखाओ, ये वाला। A, B, C are partners sharing profit and losses in the ratio half, 3/10, 1/5. B retires from the firm. A and C decide to share future profit and losses in the ratio 3:2। तो निकालने क्या बोला होगा, पुराना रेशियो दिया हुआ नहीं तो गेनिंग रेशियो दिया होगा, निकालो गेनिंग रेशियो। हाँ बोला नहीं है बट गेनिंग ही निकलेगा ना, न्यू और ओल्ड दोनों दे रखा है गेनिंग रेशियो।
देखिए देखी नहीं है 1:2। अगर तुम लोग हाफ 3/10 और 1/5 लेके कैलकुलेट कर दोगे तब तो नहीं हो। सबका बेस बराबर होगा ना। हम लोग रेशियो में क्या पढ़े थे, रेशियो कंपेयर तभी होता है। एक है 1/2 मतलब आउट ऑफ 2 1, एक है आउट ऑफ 10 3 और एक है आउट ऑफ 5 1। तो ये थोड़ी ना कंपेरेबल है। सभी का बेस यानी डिनोमिनेटर वैल्यू सभी का कितना करना पड़ेगा, सेम होगा। तो 10 कर लो सभी का। तो 10 करने से कितना हो जाएगा, हाफ, यहाँ पर 5 यहाँ पर 5, फिर ये हो जाएगा 3/10 और ये कर लो 1/5 इंटू 2 तो ये तो मैथ्स में पढ़ा है हम लोगों ने। तुम लोग का सभी का ही मैथ्स है, सभी ने रेशियो किया है। कुछ दिन पहले ही तो हम लोगों ने रेशियो स्टार्ट किया, ठीक है। और अगर मैथ्स नहीं भी है तो भी देखो, ये हम लोग तो 9 10 तक जो भी मैथ्स किया उसका पार्ट है ये, ठीक है। तो 5/10 3/10 और 2/10, तो ये ओल्ड रेशियो हुआ, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो कितना, 5/10 3/10 और 2/10, ए बी और सी, ठीक है। और ओल्ड रेशियो कितना है, ए सॉरी न्यू रेशियो 3:2। कौन रिटायर किया है, बी। तो 3:2 मतलब 3/5 और 2/5। एक काम करो, इसको भी 10 कर लो तो क्या होगा ना, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अब गेनिंग रेशियो निकालने बोला है, तो ए का पहले से कितना था 5/10, अभी कितना हो गया है 6/10। तो डिफरेंस कितने का आ गया, 1/10। इधर लिख रहे, जगह नहीं है, ठीक है। अब इसका देखो 2/10 माइनस 4/10 तो कितना हो जाएगा, -2/10। तो हो गया 1:2। मतलब इसमें कैलकुलेशन जल्दी हो गया। अगर बेस को बराबर कर दोगे, ये फॉलो कर सकते हो, ठीक है। हमेशा बेस बराबर कर लो, ज्यादा वो एलसीएम में दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। नहीं तो फिर 5 और 10 का एलसीएम करो, तब भी वही 1/10 और 2/10 ही आएगा। तो गेनिंग रेशियो कितना हो गया, 1:2 হচ্ছে না। রেশিও বের করতে পারছো না, অথচ এতগুলো রেশিও করালাম সেদিন। করাই, আমি তো করিয়ে দিই, তারপর যা পারবো। এই যে कॉपी किताब ये जो बैग में जाएगा, ये फिर कल क्लास है, अगर आते हो तो निकलेगा। अगर ऑनलाइन ज्वाइन करते हो तो पता नहीं निकालते भी हो या नहीं निकालते, वो भी मुझे नहीं पता। अब केस 2 ये वाला करके देखो। A W A B C ये 4 पार्टनर है, सबका रेशियो 1/3 1/6 1/3 1/6। बी रिटायर कर रहा है, फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली है। तो क्या निकालने बोला होगा, गेनिंग रेशियो निकालो। इक्वल मतलब 1/3 होगा, 4 मत लिख दो गलती से। 4 से 3 हो जा रहा है तो 1/3 होगा ना, न्यू वाला रेशियो। पहले बोलो ओल्ड रेशियो कितना कितना लिखोगे, हम यहाँ पर लिखेंगे। और W A B और C, बोलो ओल्ड रेशियो कितना कितना लिखोगे। सभी का बेस 6 कर दो तो कितना हो जाएगा, पहला वाला 1:1 अच्छा है, ठीक है। अच्छा तो 2/6 1/6
আমি ওই সবগুলো 6 করে দিচ্ছি। হ্যাঁ তাই করলাম তো, 2/6 ही लिखे 1/3। और इक्वली जो है कौन चला जा रहा है, बी, तो ये 1/3 1/3 ये चला गया और 1/3 गेनिंग रेशियो निकालना है, तो ये तो 1/3 हो जाएगा कट के, तो डब्ल्यू का तो 0 हो गया। 1/6 और 1/3, तो इसको हम 6 कर लेते हैं जो मैंने अभी बोला, तो 1/6 इंटू यहाँ 2 लगा देंगे, इंटू यहाँ 2 लगा देंगे, तो 1 - 2/6 मतलब -1/6। अच्छा, और बी तो रिटायर कर रहा है तो वो तो चला जा रहा है, उसका छोड़ो, इसका देखो 1/6 - 1/3 सेम है, तो इसका भी हो जाएगा, माने कत हो जाएगा 1:1। अगर बेस बराबर कर दोगे तो जल्दी कैलकुलेशन, फालतू এলসিএম করতে গিয়ে ঝামেলা, কখন মাল্টিপ্লাই করো কখন আবার মাল্টিপ্লাই না হলে ওরকম ক্যালকুলেট করে। ये वाला देखो, केस 3 बोल रहे हैं एबीसी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 25-15:9, बी रिटायर्स एंड इट इज डिसाइडेड दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड सी विल बी द सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन बी एंड सी। तो ठीक है, बस इतना दिया है, बाकी नीचे सोल्यूशन दिया हुआ है, तो क्या निकालने बोला होगा, নিউ গেনিং दोनों ही बोला, মানে দুটোই বেরিয়ে যাবে আর কি। এবার গেনিং এর আনসার দিয়েছে কিনা জানি না, তবে আমরা চাইলে দুটোই বের করতে পারি। ऐसा हम लोगों ने एडमिशन का जो एक, हाँ उसमें एक लास्ट क्वेश्चन था ना, वो हम लोगों ने ऐसा किया था, केस ABCDEF करके जो था, देखो याद है या भूल गए हो। हाँ মনে রেখে কি হবে, মনে থাকলেও ভালো না থাকলেও ভালো। इसका मतलब कौन रिटायर कर रहा है, बी। $15/9/25 + 15 20 10 30 40 49। B retires and it is decided that proportional ratio between A and C will be same as between B and C, तो B और C के बीच में कितना है, 25 ना 15, तो BC तो BC माने तो এইটা দুটো হচ্ছে না পরপর, 15:9, मतलब इसको सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर सकते हैं, 3 से कट जाएगा, 3 5 और 3 3, ठीक है, तो मतलब A का नया रेशियो कितना होगा 5/8 और C का कितना होगा 3/8, ये तो बोला है ना। अब इसका डिफरेंस निकाल लो तो गेनिंग पता चल जाएगा, तो न्यू रेशियो तो पता चल गया कितना होगा, ये तो यही वाला है 5:3, ये तो ऐसे ही निकल जाएगा, कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करके निकल जाएगा, डिफरेंस मतलब गेनिंग निकालोगे तो ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो 49 और 8 का एलसीएम तो नहीं होगा, तो मतलब मल्टीप्लाई करना है, तो 49 × 8 कितना होता है, 8 9 72, 8 4 32, 32 33 34 32 36 37 38 39, 392। अच्छा 49 8 8 আর 25, 8 5 40 শূন্য, 17 4 8 2 16 17 18 19 20। আচ্ছা এটা হচ্ছে 49, 49 × 5, 5 9 45 এর 5 4, 5 4 20, 20 আর 4 34, হ্যাঁ তাহলে -45/392।
अच्छा 9/49, 3/8, फिर से वही 392 का एलसीएम हो जाएगा 49, 8 8 8 और 9 72 आ गया। इधर 49 इंटू 3, 9 3 7 से 7 हाथे रहो 2 4 3 12 13 14, हाँ -5 7 है तो 75, मतलब 45:75, तो 15 से कट जाएगा 15 और 15 5, हाँ यही आंसर। देख बस कैलकुलेशन है, डिफरेंस निकालना है, और तो कुछ करना नहीं है, और न्यू रेशियो तो ऐसे ही निकल जा रहा है, इसका कोई कैलकुलेशन का जरूरत भी नहीं पड़ा। ठीक है। अच्छा अब ये फोर्थ नंबर वाला देखो हो रहा है कि नहीं। फोर्थ नंबर में बोला है ABCR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4/9, 1/3, 2/9। तो सबसे पहले बेस सबका इक्वल कर देना है। बी रिटायर्स एंड सरेंडर 1/9 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ ए एंड रिमेनिंग इन फेवर ऑफ सी। तो थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेटिव हम पहले ही बता रहे, तो उस हिसाब से ऑफ फ्रॉम बता दिया था, ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। ভালো করে প্র্যাকটিসই করছো, মানে এটা যদি ধরো এক্সামে প্রথম কোয়েশ্চেন হলে এটা করতে করতেই মাথা খারাপ হয়ে যাবে যে এটার আনসার কি হবে। মানে ভুল করে যদি পার্টনারশিপ আগে টাচ করে দিয়েছো, আর যদি রেশিও না, অবশ্য বুঝবে কি করে, আনসার তো থাকবে না, কিছু তো একটা হয়েই যাবে, ক্যালকুলেট করে চলে আসবে আর কি। 1:2 নতুন রেশিও না, 13:14, আর গেনিং রেশিও 1:8। अच्छा पहले मुझे एक चीज बोलो, तो 1/9 ऑफिस शेयर इन फेवर ऑफ ए का मतलब तो पहले बोलो, मतलब 3/9 इंटू 1/9, 3/9 क्या है, ये बी का शेयर है, मतलब इसका बी ने अपना शेयर ए को भी दिया है और सी को भी दिया है, तो दोनों ही गेनिंग पार्टनर है। ए को कितना दिया है, अपने शेयर का 1/9, तो अपना शेयर तो बी का उसका शेयर कितना है। अब तुम लोग अगर बोलोगे हम लोग 1/3 लिखेंगे, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, वो कर सकते हो, 1/3 इंटू 1/9 करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, कैलकुलेशन में करना है ऑब्वियसली 3 को 9 करना है, नहीं तो गलत होगा। जब इंटू करके लिखोगे तो लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और बाकी बचा हुआ, तो बाकी बचा हुआ कितना होगा वो कैसे निकालोगे। হ্যাঁ তাহলে ওই 3/9 মাইনাস এ কে যেটা দিয়ে দিয়েছে সেটা করতে হবে। হ্যাঁ এবার যত আসছে 1/9 1/3 করলে কত আসে, 1/27, তো 1/27 আসছে তো। বুঝতে পারেনি মনে হচ্ছে, আমি देखे দিচ্ছি এখানে, देखो देखो केस 4 वाला क्वेश्चन। पहले क्या, कितना है ओल्ड रेशियो 4/9, 1/3 को 9 में बोल दो 3/9, और ये 2/9, ठीक है। अच्छा रिटायर कौन कर रहा है, 14, बी रिटायर कर रहा है, ठीक है। अब न्यू रेशियो क्या होगा, तो ए के पास 4/9 जो है वो रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा, प्लस इसके पास कुछ आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, क्योंकि क्वेश्चन बोला है कितना आएगा, 1/9 ऑफ বি শেয়ার, তো বি अपना শেয়ার का 1/9 দেगा, মানে বাংলাতে যদি বলি নিজের শেয়ারের 1/9 দেবে, এর মানে গুণ হয় না 1/9 ऑफ हिज शेयर्स, ठीक है। तो ऑफ इंग्लिश में जो ऑफ होता है, ठीक है,
तो 4/9 प्लस कितना हो जाएगा 3/81, ठीक है। तो 81 हो गया एलसीएम। 36 प्लस 3 कितना हो जाएगा 81, ठीक है। सी के पास 2/9 था और आएगा, ठीक है। कितना आएगा बोला है, बाकी बी के पास जितना रहेगा वो सी को दे देगा। तो बी के पास टोटल कितना था, उसमें से उसने ए को कितना दे दिया। तो फिर এটা করতে পারছো না কেন। 81, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 27 माइनस 3। तो 2/9 प्लस कितना होगा ये 81। तो एलसीएम 81 तो कितना हो जाएगा 18 प्लस 24 তাহলে কত হচ্ছে 8 9 10 11 हाँ 42। हाँ इसमें बोला है कि वो 1/9 into दिया रिमेनिंग टू सी, तो 3/9 into 2/9 कैसे करोगे, क्योंकि अगर 1/9 उसको दे दिया फिर 2/9 1/9 नहीं दिया, अपने शेयर का 1/9 दिया। हाँ तो शेयर का 1/9 और 1/9 देने में फर्क होता है। 1/9 अगर तुम किसी को 50% दे रहे हो और अपने पास जो है उसका 50% दे रहे हो, तो दोनों का बात अलग होता है। कैसे एक हो जाएगा। अच्छा इसको सिंप्लीफाई करो तो 42 আমার তো ও আচ্ছা তাহলে কত আসছে। হ্যাঁ এই তো ঠিকই আসছে। और गेनिंग ये तो गेन है, ये इसका गेन है और ये वाला इसका गेन है। तो ये कितना आया था 3 और ये कितना आया 24। तो 1:8। ये तो गेनिंग भी तो निकल जाए। मैंने तुमको 50% दिया और मेरे पास जितना है उसका मान लो मेरे पास 100 रुपए है, उसका मैंने 50% दिया तो वो कितना होता है 50 रुपए। तब उसका कैलकुलेशन ये होता है। मैंने बोला कि मैंने तुमको दिया है 1/3, तो इसका मतलब मैंने तुमको 30% दिया। दोनों बात एक नहीं होता है। अपने शेयर का इतना परसेंट दिया और सिर्फ इतना दिया, दोनों बात अलग है। 1/9 का मतलब कितना होता है परसेंटेज में, কত হয় 9 এক এক দিয়ে হবে 9 के 9 10 11 মানে 11 দশমিক কিছু একটা। तो 11 पॉइंट समथिंग आता है, लेकिन 3/81 थोड़ी ना 11 पॉइंट समथिंग आता है। वो कितना, तब दोनों बात अलग होती है। ये यही मेन है समझना यहाँ पर। और इसका यही डिफिकल्टीज है। इससे ये पहले का जो की हो, जैसे नया दिया है पुराना दिया है तो उसमें डिफरेंस तो निकाल ही लोगे, बाकी कैलकुलेशन गलत हो जाता है वो अलग बात है। लेकिन ये सब समझने वाला पॉइंट है। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो फिर क्वेश्चन में डिफिकल्टीज रहेगा तो कैसे करोगे। এটা কতটা করলাম ও না, আরেকটা আছে তো মনে হচ্ছে। এটা হ্যাঁ তাহলে এটা করলাম 5। 5টা করুন, 5 तो করি। गिफ्टेड बाई, ये तो नहीं किया। हाँ ये वाला कर देखो। A, B, C are partners sharing profit and losses in the ratio half 3/10 1/5. B retires and his share is taken by A and C in the ratio 2:1. Then immediately W is admitted. तो ये admission कम retirement का हो गया। W आया है 1/4 share of profit के लिए, half of which was gifted by A and remaining share was taken by W equally from A and C. এমনি হচ্ছে না এত কিছু। सबसे बेस्ट क्या होता है पता है, ये पूरा नहीं पढ़ के एक एक लाइन पढ़ो लिखो तो कुछ ना कुछ जरूर होगा कि क्या बोला है। पढ़ने में ज्यादा टाइम दो, अगर पहले करने में लगोगे तो कुछ ना कुछ गलती करके पहले पढ़ तो लो ठीक से कि क्या करने बोला है। और तुम लोग देखते साथ करने लग जाते हो फिर कुछ भी कर देते हो अपने मन से, वैसा थोड़ी होगा। जो भी बोला है वो करो।
पहले मेरे जैसे लिख लो ए बी सी। कितने जन का नाम लिखोगे बोलो? ए बी सी और डब्ल्यू भी लिखना है। डी नहीं है, डब्ल्यू है यहाँ पर, ठीक है। ए बी सी डब्ल्यू, फिर ओल्ड लिखो, फिर ओल्ड सारा लिखो जिसमें डब्ल्यू का नहीं लिखना, एटलीस्ट उतना तो स्ट्रक्चर बना लो। फिर न्यू लिखो, तब होगा। हर एक चीज का एक प्रोसेस होता है ना, प्रोसेस फॉलो करोगे तो होगा। तुम लोग सोच रहे हो बढ़ेंगे, इसके साथ उसको ऐड कर देंगे, उसको लेस कर देंगे, फिर एक भी आंसर नहीं। এতগুলো ওখানে করালাম, একটাও করতে পারছো না তোমরা, হ্যাঁ? ওই এস টু সিটাকে ওল্ড রেশিও ধরতে হবে, মানে ওল্ড যখন রেশিও কেন? অ্যাডমিট ওটা হচ্ছে। রেশিও নয়, ওখানে বলেছে যে বি নিজের শেয়ারটা এ আর সি কে কিভাবে দেবে, সেটা দেয়ার রেশিও বলেছে। ওটা ওল্ডও নয়, ওটা নিউও মানে নয়, ওটা ওখান থেকে দেয়ার আমি রেশিও। নিউটা পাবো, কি আর করে নিউ যখন পাবে? অ্যাডমিট ওটা তো বলেছে যে বি নিজের শেয়ারের 2:1 এ আর সি কে দেবে, এটা বলেছে। তাহলে এ আর সি তে যে রেশিও, এ আর সি তে যে শেয়ারিংটা অ্যাড হবে, যেহেতু এখান রিটায়ারমেন্টের থেকে তো কোশ্চেন। হ্যাঁ নিউটা তাহলে পাবো, রিটায়ারমেন্টে আবার ওটা হচ্ছে অ্যাডমিট হলে ওটা আবার ওল্ডে চলে আসবে। হ্যাঁ ওই হ্যাঁ হ্যাঁ এইভাবে করলেই তো। হ্যাঁ হ্যাঁ এইভাবে। পারবে তো, আমি এত আশা করে বসে আছি। নাহলে আর কি, করিয়ে দিই, টাইম হয়ে যাচ্ছে, তোমাদেরও ভালো লাগবে, ছুটি হয়ে যাবে। আর যার ছুটি হবে না সে একটু রিল্যাক্স করবে স্যার আসা পর্যন্ত। দেখছি, তিনজনের হবে তো, তুমি দুইজন করে দিয়েছো। 21 কিন্তু হবে না, 41টা ঠিক আছে। একজন চলে যাচ্ছে কিন্তু আরেকজন আসছে না, তিনটে লোকই থেকে যাবে, মানে তিনটে পার্টনারই থেকে যাবে। आंसर बताऊं? 41:19:20, देखो कुछ आ रहा है, दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। অনিতা চেষ্টা করছে, যখন একটু বসি দেখি না হলে তো করবো। করো চেষ্টা, যদি মনে হয় আর হবে না আমি করে দিচ্ছি তাহলে।
কি হবে কি হবে না বল। হ্যাঁ হ্যাঁ, it's 57 by 240 में 56 लिखेছি আর আর 41 plus 9 এবং 41:9:3 20 যাক দুটো এসছে। তো ঠিক আছে আরেকটা আমি না হয় করে দিচ্ছি। 20 না ऐसे কি করে এত কম এগুলো বুঝতে পারলাম না। ठीक है ये हम यहाँ पर कर दे रहे देखो। जब एडमिशन कम रिटायरमेंट का सम आएगा तब लेकिन ऐसा रेशियो रहेगा ठीक है। तो पहले से कितने पार्टनर है बी ए बी सी और डब्ल्यू ठीक है। যাই হোক ভালো হয়েছে এসে এসে চলো। अब ओल्ड रेशियो क्या क्या लिखे बोलो। ओल्ड रेशियो तो लिखे होगे ना सब कोई कितना कितना सब बेस क्या किए हो 10 5/10 3/10 और 2/10 ठीक है। अच्छा अब पहले रिटायरमेंट है। अच्छा देखो अब क्या बोल रहा है कि बी जब रिटायर कर रहा है तो बी का जो शेयर है वो किसको चला जाता है ए सी दोनों को जा सकता है एक को जा सकता है ठीक है। तो यहाँ बोल दिए दोनों को जाएगा कैसे 2:1 में ठीक है। तो ए का शेयर बढ़ेगा ठीक है 3/10 का उसे कितना मिलेगा 2/3 तो इसका नया शेयर कितना बन जाएगा 5/10 प्लस 3 काट दो 2/10 ऐसे करते जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा तो 7/10 ठीक है। अच्छा अब सी का 2/10 था और बाकी उसका बी का शेयर का हिस्सा मिला 1/3 क्योंकि रेशियो बता दिया था 2:1 ठीक है। तो फिर ये यहाँ से 3 काट दो 2/10 प्लस 1/10 तो ये हो जाएगा 3/10 देखो इतना तक तो सबका होना चाहिए एटलीस्ट ये हुआ था 7:3 चलो इतना तक सीरियसली होना चाहिए। अच्छा अब उसके बाद देखो बोल रहा है देन इमीडिएटली डब्ल्यू आया है फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो फिर से यहाँ पर एक न्यू कॉलम बनाओ और डब्ल्यू के अगेंस्ट में लिख दो 1/4 ठीक है। अच्छा तो अब मुझे एक चीज बोलो बी तो नहीं है सिनेरियो में अब जो भी होगा ए सी और डब्ल्यू के बीच होगा तो डब्ल्यू 1/4 शेयर ले रहा है तो देगा कौन ए सी या फिर कोई एक जन। तो देखो क्या बोला है बोल रहा है कि 1/4 हाफ ऑफ विच तो पहले बोला 1/4 का हाफ कितना होता है 8 क्योंकि अगर ऐसे नहीं समझ में आता 1/4 मतलब कितना परसेंट होता है 25%। 25% का आधा कितना होता है 12.5 12.5 मतलब 1/8 ही होता है चेक कर लो कैलकुलेटर ठीक है परसेंटेज कर दो 12.5 ही 12.5 और वैसे भी किसी चीज का हाफ मतलब कितना होता है तो 1/4 का जब हाफ करोगे तो जो भी डेटा उसका हाफ करने का मतलब कितना होता है डिवाइडेड बाई 2 तो 1/4 को अगर करोगे कैलकुलेशन तो वो 1/8 ही आएगा ठीक है। तो हाफ कौन देगा और रिमेनिंग शेयर टेकन बाय डब्ल्यू इक्वली फ्रॉम ए एंड सी वो भी बताते हैं। तो पहला हाफ कौन गिफ्ट किया उसको ए तो ए का 7/10 था उसमें से चला जाएगा उसने अगर डब्ल्यू को गिफ्ट किया चला जाएगा कितना चला जाएगा 1/8 ठीक है। और बाकी जो बचा है तो बाकी कितना बचा है 1/8 ही बचा है। देखो हम डब्ल्यू का यहाँ पर दिखा देते हैं डब्ल्यू का टोटल शेयर था 1/8 इसका आधा आधा करो कितना होता है 1/8 1/8 ये 1/8 कौन गिफ्ट किया है ठीक है। और इसका आधा ए ने और आधा बी ने अब 1/8 का आधा कितना होगा अब फिर से डिवाइडेड बाय 2 करना चाहिए था तुम लोग को 1/8 डिवाइडेड बाय 2 और ये किसने दिया है गिफ्टेड बाय ए और ये गिफ्टेड बाय सी तो ए से 2 बार माइनस करो एक बार 1/8 और एक बार और डब्ल्यू सॉरी सी से कितना माइनस करोगे सिर्फ 1/16 ठीक है। अब कैलकुलेशन करो तो कुछ ना कुछ तो आएगा रे बाबा। तो 8 10 और 16 का एलसीएम कितना होता है निकालो इसीलिए तो डिफिकल्टीज है इसमें 10 8 और 16 जैसा जैसा बोलेगा वैसा करने से ही हम लोग का सही आंसर आएगा 10 20 80 হচ্ছে তো 4 দুগুণে 8 5 40 40 ইন্টু 20 ভুল করেছি আমি না আমি জানি না না ভুল আমারও হতে পারে সেটা কোনো ব্যাপার না
2 से ही कर लेते, रुको, फिर 2 से करते। 2 2 4 2 8 2 16 5 80 হচ্ছে আমার, 80 आ रहा है ना, 80। तो फिर 10 8 8 और 7 56, 10 और 5 कितना हो जाएगा? 56 माइनस 10 माइनस 5, मतलब 56 से 15 माइनस करो, कितना होगा? 41/80, ठीक है। अच्छा, और ये सी का 10 और 16 का एलसीएम निकालो। 80 হবে, 5 দুগুণে 10 8 80, হ্যাঁ 80 হচ্ছে। 80 तो 8 मतलब 24 माइनस 5 तो कितना? 9, 19/80, ठीक है। अब W को भी 80 कर लेते, मतलब ये हो जाएगा 80 करने का मतलब कितने से मल्टीप्लाई करें? 20, यहाँ भी 20, तो 20/80, तो न्यू रेशियो कितना होगा? ক্যালকুলেশন গুলো বড় ছিল বলে কিন্তু ये ভুল হয়ে যাচ্ছে, এই প্লাস মাইনাস এগুলো ঠিক আছে। মানে আমি একটু ছোট ছোট করে করেছি, কাটাকুটি করে আমি 6 হ্যাঁ মানে ওটা দেখো একটু দেখে নিতে হবে, যেমন এটা 10 আছে, এখানে যদি আমার 10 চলে আসছে আমি রাখবো কেন এত বড়টা? হ্যাঁ, এবারে ওটা করলেই তুমি এত বড় বড় যখনই এলসিএম প্রত্যেকবার করতে যাবে তো ভুল হওয়ার চান্সেসটা বেড়ে যাবে। যদি দেখো সেম চলে আসছে ডিনোমিনেটর, তাহলে সবসময় काटाकुटी করে দেওয়াই ভালো, তবেই तो হবে। देखो डिफिकल्ट नहीं था उतना, तुम लोग क्वेश्चन को ठीक से पढ़ते, जो मैंने बोला, अगर वो जो हम ड्रॉ कर करके दिखाते वो तुम लोग अप्लाई करते ही नहीं, अगर तुम लोग अप्लाई करते तो हो जाता, ठीक है। जैसे मुझे सब कोई पूछते रहता है, अभी कोई पूछते नहीं है, पहले पहले पूछता था सब। আসলে এখন তোমাদের সাথে এজের ডিফারেন্সটা যেটা হয়েছে, আগে তো সেটা হতো না। হ্যাঁ, ওই 1 2 বছরের হয়তো আমার থেকে ছোট, ইভেন আমার থেকে বড় এখনো স্যারের কাছেও যারা স্পেশালি শেয়ার মার্কেটে পড়ে। আগে যখন বিকম ও পড়াতাম তখন এরকম অনেকজন আছে যাদের মানে তখন বিয়ে হয়ে গেছে, বাচ্চা হয়ে গেছে, মানে কোনো কারণে ওটা কমপ্লিট করতে পারেনি, সেটা করছে এবারে অনেকটাই বড়। এবার তাকে যখন বলছি এগুলো কি করা দরকার আছে ম্যাম, যে করলে ভালো, তাহলে এই যে প্রবলেম গুলো আসবে। এটা অনেক কম টাইমে তোমরা করে নিতে পারো যদি এটা বানিয়ে নাও না, যে মাইন্ড ম্যাপ বলি আমি এটাকে, এই মাইন্ড ম্যাপটা বানাতে পারলে অনেক তাড়াতাড়ি হবে, নাহলে এটার পেছনেই পড়ে থাকবে, হবেও না সলভ, টাইম নষ্ট, কোয়েশ্চেন। হ্যাঁ, ওটা আমারও ছিল না, ওটা করতে হবে অভ্যেস, সেই জন্যই আমি করে করে দিই। ठीक है चलो, आज के लिए इतना ही। क्या लिखोगे तुम लोग?